स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 के बोर्ड एग्ज़ाम जो आपका संस्कृत का एग्ज़ाम है उसके लिए आपके जितने भी टॉपिक आ रहे हैं उन्हें कैसे जस्ट लाइक घटनाक्रम पद लेखन उन्हें कैसे टैकल करें उस टाइप के क्वेश्चंस, क्योंकि संस्कृत में एवरेज मार्क्स पासिंग मार्क्स आ जाते हैं सबके, बट जो फुल नंबर स्कोर कर पाते हैं ना वो कुछ ही कर पाते हैं, एंड वो कुछ में आप भी आ सकते हैं। ये कुछ हुआ नहीं है कि आप वो नहीं कर सकते संस्कृत में स्कोर। संस्कृत मोस्ट ईजीएस्ट सब्जेक्ट्स में माना जाता है। एंड अगर आप बाई चांस अगर कोई इंग्लिश में किसी का फेल वाले नंबर है या किसी आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट में, लैंग्वेज सब्जेक्ट आपका इंग्लिश होता है, हिंदी होता है, उसमें अगर आपके कम नंबर है तो इससे रिप्लेस भी हो सकता है। यानी अगर आप इंग्लिश में बाई चांस फेल हो रहा है, कोई भी स्टूडेंट, वैसे तो कोई भी नहीं होना चाहिए, सबने अच्छे से तैयारी करिए, बट अगर कोई फेल हो रहा है तो अगर वो संस्कृत में पास हो जाएगा, संस्कृत में अगर वो अच्छे नंबर ले आएगा या उसके पास संस्कृत है और उसमें वो संस्कृत में पास हो जाएगा और संस्कृत में अच्छे नंबर ले आएगा, तो वो लैंग्वेज से लैंग्वेज बदल जाती है और आप पास हो सकते हो एंड आपको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। वरना तो आपका कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो क्या करना है, आपको संस्कृत में अच्छे नंबर लाने हैं। अब संस्कृत में अच्छे नंबर लाने के लिए आपको कैसे अपने क्वेश्चंस को टीचर के सामने प्रेजेंट करना है, क्योंकि सब क्वेश्चन जो हमें देता है उसका आंसर लिख देते हैं, सब भी लिख देते हैं, कुछ के गलत भी जाते हैं कुछ के सही भी। अब आपको कॉन्सेप्ट पता है तो क्वेश्चन के आंसर तो सही होंगे, बट उन आंसर को लिखने की तरीका भी होना चाहिए। संस्कृत का आंसर जो एग्ज़ाम होता है, ये नहीं कि सिंपली आपका अगर देख के लिखने वाला क्वेश्चन का आंसर है तो आप देख के सिंपली वही लिख दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता। अगर संस्कृत एक लैंग्वेज है इंग्लिश की तरह, इंग्लिश आपको अगर पैराग्राफ में जो है वो आपको डायरेक्ट पैराग्राफ वाला वर्ड नहीं लिखना होता, तो ये संस्कृत भी बोलती है, बट संस्कृत में आपको समझना पड़ता है डीपली। तो उसे कैसे टैकल करना है वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपके पास ग्रामर्स की जो संस्कृत की तैयारी है वो भी मैं आपको इसी चैनल पर कराऊंगी, एंड आपको कोई भी आपके आने वाले एग्ज़ाम के भी आपको बहुत सारी हेल्पफुल टिप्स आपको मिलती रहेंगी। और वीडियो को डबल स्पीड पे देखिए, बट पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले संस्कृत के जो एग्ज़ाम होता है आपका, संस्कृत का बोर्ड का एग्ज़ाम है। संस्कृत का एग्ज़ाम में टाइम की कोई कमी नहीं होती। टाइम सबका हमेशा, पेपर जो होता है ना वो 1 घंटे पहले ही पूरा हो जाता है। आप सो रहे होते हैं, मैंने इतने स्टूडेंट्स को देखा है कि वो सो रहे होते हैं एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम पूरा कर लिया सो गए। तो टाइम की आपकी कोई भी टेंशन नहीं है, तो टाइम के आगे तो क्रॉस लगा दो। हर पेपर के आगे हम डिस्कस करते ना 180 मिनट है, हमें 160 मिनट में कन्वर्ट करना है, नहीं, इसमें टाइम की कोई दिक्कत नहीं है। आपका पेपर, अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आपका पेपर आधे घंटे में भी हो जाएगा, और अगर आपको नहीं क्लियर है तो आपका पेपर 1 घंटे में हो जाएगा, क्योंकि संस्कृत का पेपर बहुत ईजी होता है, छोटा सा होता है। अब आपको क्या करना है, आपको आधे घंटे में पेपर कंप्लीट नहीं करना। आपको क्या करना है, हर क्वेश्चन को 5 मिनट दो, सोचो उसके बारे में। अगर आपको उसकी मीनिंग भी नहीं पता चली, ये नहीं कि जल्दी से पेपर ख़त्म करो, अब तो मैं SST रिवाइज कर लेता हूँ मन में, ऐसा नहीं। जिस पेपर को उस 3 घंटे आपको मिले ना, तो उसको फोकस के साथ उस 3 घंटे को अपने दो और सोच सोच के उसका आंसर लिखो। और आप कहेंगे ये सब तो सब मुझे ही पता है, बट आगे जो आपको टिप्स पता चलेंगी ना, कैसे किन क्वेश्चंस को मैंने टाइटल पे लिखा है, तो वो सारे ही हम टॉपिक्स कवर भी करेंगे। एंड जैसे मैंने साइंस का PYQ का प्रीवियस ईयर का पेपर डाला था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं संस्कृत का भी PYQs के पेपर डाल दूंगी, जिससे आप अपने एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि संस्कृत का स्टफ़ बहुत कम होता है। हमें साइंस के नोट्स मिल जाते हैं, हमें मैथ्स के नोट्स मिल जाते हैं, हमें हिंदी के नोट्स मिल जाते हैं, बट हमें संस्कृत के नोट्स कोई नहीं देता, हमें संस्कृत के क्वेश्चन पेपर कोई नहीं देता। तो वहाँ पर मैं आपको, अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, अभी इसी टाइम में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो मैं उसकी वीडियो भी डला दूँगी। अब आपको संस्कृत में सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी आती है, मीनिंग नहीं पता होती। कोई भी हमें वर्ड दे रखा है, उसकी हमें मीनिंग नहीं पता। हमें यहाँ पे वर्ड दे दिया कुकुरा, तो कुकुरा का मतलब क्या हो रहा है? अब जिसने संस्कृत को हेट है, जिससे संस्कृत है, तो वो तो कुरकुरा समझ जाएगा, तो नहीं। यहाँ पे हमें हर वर्ड्स की मीनिंग, अब वर्ड की मीनिंग, अगर आपकी संस्कृत कुछ ज़्यादा वाली जो आपकी बेकार है संस्कृत, तो आप 6th क्लास की 1-2 जो वर्ड्स हैं उन्हें समझिए।
6 क्लास की संस्कृत में हर एक वर्ड का मतलब, अगर आप कुछ जो सिंपल वर्ड्स होते हैं, जो सिंपल सेंटेंस बनते हैं, उनके वर्ड्स की संस्कृत में जो मीनिंग है, आपकी जो चैप्टर के एंड में हर वर्ड्स की हिंदी में लिखा होता है, इंग्लिश में भी लिखा होता है। हिंदी नहीं समझ आ रही, इंग्लिश में देख लो, उनकी मीनिंग आपको अच्छे से दिमाग में, हर चैप्टर की हर मीनिंग, जितनी वर्ड मीनिंग है वो आपको आनी चाहिए। और मीनिंग आने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है रीडिंग। अब आप कहते हैं कि हम तो हिंदी इंग्लिश की करते हैं रीडिंग, हम तो साइंस और एसएसटी की करते हैं, तो संस्कृत भी तो एक सब्जेक्ट है, संस्कृत की भी रीडिंग करो। बट रीडिंग तब करो, पहले एक बार चैप्टर को इतने अच्छे से समझ लो ना कि चैप्टर की स्टोरी लाइन आप बता सकते हो कि पहले कौवा, अगर कौवे और लोमड़ी की कहानी है तो पहले कौवा इधर गया फिर लोमड़ी इधर आई, तो ऐसे ऐसे कहानी हर स्टेप बाय स्टेप। यानी आपको अगर लाइन में ये लाइन आई है, यानी स्टोरी में ये लाइन आई है, ये कैसे पता चलेगा? ये वीडियो लेक्चर से पता चलेगा। वीडियो लेक्चर्स आप यूट्यूब पे फ्री है, आप किसी के भी देख सकते हैं, वो मैंने नहीं बोला। आप वीडियो लेक्चर्स देखिए, स्टोरी पता चल गई, अब उसे लाइन बाय लाइन रीड करेंगे ना, एक बार स्टोरी पता चल जाएगी ना, तो मीनिंग भी धीरे धीरे पता चलने लगेगी। एंड अगर आप कोई ऐसी वीडियो देखेंगे जो आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाएगा और उसकी मीनिंग भी बताएगा, तब आपको और अच्छे से आएगा। एंड उस वीडियो को देखने के बाद ये नहीं कि आपका चैप्टर खत्म, मुझे तो चैप्टर आ गया, उसके बाद ही आपको रीडिंग करनी है। चैप्टर पढ़ लिया वीडियो से, देन आपको रीडिंग करनी है। एक बार संस्कृत की रीडिंग करना ज़रूरी होता है। अब ये रीडिंग क्यों ज़रूरी होता है ये मैं आपको लास्ट में बताऊँगी। मैंने ऐसे ही नहीं बोला, इसका भी एक वैल्यू पॉइंट है। पेपर पैटर्न के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पेपर पैटर्न में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि इतने टाइप के क्वेश्चन होते हैं, हमसे अटेम्प्ट ही नहीं होते, कैसे कैसे क्वेश्चन हो जाते हैं। सबसे पहले अब हम अपठित गद्यांश से डिस्कस करेंगे। तो एटलीस्ट अपठित गद्यांश आपके पास संस्कृत के एग्ज़ाम में बहुत टाइम है। ये इंग्लिश का एग्ज़ाम नहीं कि आप सेट 1 सेट 2 करते रहेंगे एंड आपको पैराग्राफ रीड ही नहीं करना होता। आप इंग्लिश के एग्ज़ाम नहीं है ये ना, ये आपका हिंदी का एग्ज़ाम है। आपका अपठित गद्यांश है, एटलीस्ट उसे, ये सीबीएसई ने भी अपने मतलब जब वो संस्कृत के बारे में बताता है कि मार्किंग स्कीम में, तो आपको एटलीस्ट 2 से 3 बार गद्यांश को पढ़ना होता है, जिससे आप गद्यांश की थीम समझ सको। क्योंकि इंग्लिश जैसे एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है, वैसे संस्कृत भी एक लैंग्वेज सब्जेक्ट ही है। संस्कृत भी तो एक भाषा ही है ना। अब भाषा जो है हमारी, जैसे इंग्लिश में बोला जाता है कि इस पैराग्राफ में से जो आपने समझा उसके वैल्यू पे क्वेश्चन का आंसर करो, वैसे ही अब आपको संस्कृत में ये नहीं दे दिया होगा कि राम कौन था, तो यहाँ पे राम की कहानी थी, यहाँ से हमने राम कौन था निकाल लिया और राम कौन था राम लिख दिया हमने। पर ऐसा क्वेश्चन अब नहीं आएगा, पहले आता था, पहले इजी पेपर आता था, अब नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन। अब आपका आएगा, आपको खुद वैल्यू, अब आप संस्कृत में क्वेश्चन ही नहीं समझ पाएंगे तो वैल्यू कैसे निकाल लेंगे। इसलिए 2 से 3 बार एक बार पैसेज को पढ़िए। कुछ वर्ड्स की मीनिंग नहीं आई, उन वर्ड्स को वर्ड्स की तरह ही पढ़िए, थोड़े बहुत तो समझ आएगा। जस्ट लाइक वृक्षा लिखा है तो हमें पता है वो पेड़ है, अगर लोग लिखा है तो हमें पता है वो लोग है। तो कुछ कुछ वर्ड्स की मीनिंग से हम थोड़ा कंट्रास्ट करके, अगर हमें पता चल जाता है वृक्षा के बारे में, तो थोड़ा पर्यावरण से रिलेटेड, वृक्षों के पेड़ों के बारे में, और ज़्यादातर संस्कृत में ऐसे ही टॉपिक आते हैं पेड़ के बारे में, कोई हार्ड टॉपिक नहीं दे देते हैं आपको संस्कृत में। आसपास के टॉपिक पढ़ के जाइए, वो भी आपके लिए क्लियर रहेगा। तो अपठित गद्यांश में 2 से 3 बार इसे आपको रीड करना है, और क्वेश्चंस के आंसर आपको डायरेक्ट जो पैराग्राफ में लिखे होते हैं यही लिख दिया नीचे, आपको उन्हें भी मतलब अगर वो कभी उनमें प्रॉब्लम हो, मतलब प्रॉब्लम क्या इन द सेंस, उन लाइन्स में अगर उनमें टेंस की खराबी हो, यानी वो क्रिया गलत है, कर्ता गलत है, तो वो आप उसे क्लियर करके लिखेंगे। ये आ गई बात समझ। देन आपकी पत्र को कैसे करते हैं, पत्र को करने के लिए मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। सबसे पहले पत्र आपका जो आता है वो फिलअप में आएगा, कभी भी आपको पत्र लिखने को नहीं आएगा। पहले पत्र लिखने को आते थे 5-6 साल पहले, बट अब पत्र आपके फिलअप में आते हैं। यहाँ पे कुछ दे दिया बट यहाँ पे फिलअप करना है, देन यहाँ पे, एंड टोटल 10 फिलिंग्स होती है जो कि 5 नंबर की होती है, यानी 10 फिलिंग, यानी एक फिलिंग गलत तो यानी दूसरी फिलिंग भी गलत ही हो जाएगी। यानी अगर आपने यहाँ गलत लिखा है तो यानी दूसरा वाला भी तो गलत होगा, तो पूरा 1 नंबर कट, एक फिलिंग से आपका पूरा 1 नंबर कट। तो आपको पत्र को बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि हमें तो संस्कृत में फुल नंबर लाने हैं। आपको क्या करना है सबसे पहले, क्योंकि आपका पत्र में फॉर्मल लेटर यानी औपचारिक वाला भी पत्र आएगा और अनौपचारिक वाला पत्र भी आएगा। तो औपचारिक पत्र की हेडिंग और उसकी एंडिंग
वो दोनों देख लीजिए संस्कृत के लिए। संस्कृत के भी ऊपर बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो डल रखी हैं। तो आपको हेडिंग भी देखनी है और आपको एंडिंग भी देखनी है कि कैसे एंड करता है। जैसे कहीं नव दिल्ली ऐसे लिखा रहता है, तो संस्कृत की लैंग्वेज में क्या हमारा फॉर्मेट रहता है वो ऊपर का और नीचे का देख लीजिए। फॉर्मल यानी औपचारिक में भी और इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक पत्र दोनों की हेडिंग भी देख लीजिए, एंडिंग भी देख लीजिए। यानी हेडिंग के और एंडिंग के यहाँ पे आपके दो फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं। यानी 2 नंबर तो इधर 2 नंबर यानी 2 फिलिंग यानी 1 ब्लैंक, एंड यहाँ पे 2 फिलिंग यानी 1 ब्लैंक, यानी 2 नंबर आपके ऐसे ही सिक्योर हो जाएंगे। क्योंकि हेडिंग और एंडिंग तो सब में सेम ही होती है ना हर लेटर में। बचा आपका बीच का लेटर। अब बीच का लेटर ना कुछ स्टार्टिंग के सेंटेंस सेवा में, सेवायाम, वो भी आपका ना अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लेटर प्रैक्टिस करेंगे, लेटर ना बहुत ज़्यादा कॉमन रहते हैं। लेटर आ जाता है आपके कि आप एक स्टूडेंट हैं और आपको फीस माफ़ी के लिए लिखना है, प्रधानाचार्य को से फीस माफ़ी के लिए या फिर बुखार के लिए। जैसे आपके 4th या 5th क्लास में आप करते थे ना, वैसे टाइप के लेटर आते हैं, बट आते हैं संस्कृत में। तो आपको उस लेटर की प्रैक्टिस करनी है संस्कृत में। 1-2 लेटर की प्रैक्टिस करेंगे और जब आप सारी फिल इन द ब्लैंक्स भर लीजिए, देन आप लेटर को 2 से 3 बार पढ़ो। कहीं भी अटक सा लग रहा है तो उस और लेटर को दोबारा लिखो, दोबारा देखो कि कहाँ गलती लग रही है। और आप जब पेपर में प्रेजेंट करेंगे तो आप पूरा पत्र लिखेंगे। ये नहीं कि आपने फर्स्ट लिखा देन आंसर, देन सेकंड लिखा ये आंसर, वो आपका आंसर तो इजीली हो गया क्योंकि फिर आप तो सोते रहोगे। बट नहीं, अगर आप पूरा पत्र ऐसे लिखोगे ना तो वो अच्छा लगता है, वो फॉर्मेट लगता है। एंड देन फिलिंग से लिखो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए और इससे प्रेजेंटेशन भी अच्छी बढ़ेगी। नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक फिर चित्रवर्णम या अनुच्छेद। चित्रवर्णम करना होता है या फिर अनुच्छेद करना होता है। पत्र में कोई चॉइस नहीं होती। अब ये भी 5 नंबर का आता है, 5 सेंटेंस बनाने पड़ते हैं। चित्रवर्णम में हो जाती है कहीं ना कहीं गलती, हम नहीं बना पाते सही सेंटेंस, बट टॉपिक तो हमें पता है ना, ज़्यादातर कॉमन टॉपिक होते हैं। आप मंजूषा के वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। अगर मंजूषा के वर्ड्स समझ नहीं आ रहे तो अपने वर्ड्स यूज़ कर लो। आपके पास टॉपिक अगर क्योंकि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो चित्रवर्णम ही अडॉप्ट करते हैं, अनुच्छेद को इतना नहीं लेते। क्योंकि किसी चीज़ को हम देखते हैं ना तो वो हमारे लिए ज़्यादा क्लियर हो जाती है और हम उसके देख के बहुत कुछ बना सकते हैं। तो ज़्यादातर आपका बगीचा आता है। मैं कुछ टॉपिक आपको बता दे रही हूँ। बगीचा आता है, खेल का मैदान आता है, खेल का मैदान जैसा। विद्यालय का आ जाता है, अब विद्यालय का या उद्यान बगीचा उद्यान, ये सब ये जस्ट ये मेन टॉपिक्स है, इन्हीं पर आता है। या फिर बस का दृश्य, एक बस मतलब बस कार का एक्सीडेंट या टक्कर लग जाती है, वो दृश्य आता है। ये 4 टॉपिक आपने तैयार कर लिए, यानी इन 4 टॉपिक पे 5-5 लाइन ही तो लिखनी है, बस याद करनी। और पहली और लास्ट लाइन तो बहुत कॉमन होती है। जस्ट लाइक आप इंग्लिश में लेटर में कॉमन लाइन याद करते हैं ना, थ्रो द कॉलम ऑफ योर एस्टिमेटेड न्यूज़पेपर, सब याद करते हैं ये तो वैसे ही आपको संस्कृत में भी कॉमन सेंटेंस ढूंढने हैं। और जैसे आप इंग्लिश में ढूंढते हैं कॉमन सेंटेंस, जैसे अगर कोई हम 5 सेंटेंस बना रहे हैं चित्रवर्णम में, तो एक कॉमन सेंटेंस होगा कि ये चित्र कहाँ का है। सब यही तो रहते हैं ना, कोई भी चीज़ आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो कहाँ की है ये चीज़, तो इदम चित्रम। और जो भी चित्र है जस्ट लाइक ये बगीचे का है तो इदम चित्रम उद्यानम अस्ति, ऐसे एक हमारा सेंटेंस बन गया। बट दूसरा सेंटेंस हमारा सेम नहीं होना चाहिए। फिर दूसरा अस्मिन चित्रे क्या क्या आपको दिखा रहा है, अस्मिन चित्रे वृषा सन्ति। ज़्यादातर आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं बताने, यानी आप इसमें लिख दें इस उद्यान में पेड़ है, यानी अस्मिन चित्रे वृषा सन्ति। ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस बनाइए। मैक्सिमम 4 से 5 वर्ड के सेंटेंस बनाओ और 5 लाइन के बना दो, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं देना है आपको। जितना सुंदर आता है ना, मतलब जितना आपने सेंटेंस सुंदर लिखा है वो आपका मायने रखता है, बड़ा मायने नहीं रखता। आप कितनी सही लिख रहे हो वो मायने रखता है। और कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं, मैंने अभी आपको बता दिया, बगीचा वगैरह, वो सारे सब्जेक्ट्स आप काउंट कर सकते हैं और उन सब्जेक्ट का तैयारी करके जा सकते हैं। देन अनुवाद पे आते हैं। अनुवाद में आपको ये ध्यान रखना, अनुवाद क्या होता है, जब हिंदी में आपको या इंग्लिश में वाक्य दिए जाते हैं आपको संस्कृत में ट्रांसलेट करना होता है। तो अनुवाद में क्या करना है आपको,
जो भी सेंटेंस दे रखा है उसकी कर्ता और उसकी क्रिया पे ध्यान देना है। कर्ता क्या है, अगर राम, ज़्यादा इजी सेंटेंस भी नहीं आएंगे बट मैं आपको बस बता रही हूँ, राम फल खाता है, ये हमारा सेंटेंस है। तो राम क्या है, कर्ता। कर्ता क्या है, प्रथम वचन में, प्रथम वचन में, और ये पुरुष, प्रथम पुरुष है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग हमारी क्रिया भी लगाएंगे। कर्ता का हमें क्या देखना है, पुरुष देखना है और वचन देखना है। अगर राम की जगह लिखा होता कि दो बालक फल खा रहे हैं, तो दो बालक के लिए हम क्या द्विवचन लगाते। वहाँ पे बालक खेल रहे हैं तो यहाँ पे हम बहुवचन लगाते। तो हमें देखना है कर्ता क्या है, कर्ता का पुरुष क्या है, कर्ता का वचन क्या है, एंड उसके अकॉर्डिंग हमें क्रिया लगानी है। क्रिया के लिए आपको क्या करना है, आपको पट्टी के जो पट धातु है उसके आपको भविष्य काल में यानी फ्यूचर टेंस में, और आपको पास्ट टेंस में, और आपको इसके फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट टेंस यानी पढ़ती पढ़त पढ़ंती पढ़सी पढ़त, वही जो आपका पूरा आप गाते हुए याद करते हैं उसे आपको फ्यूचर में, पास्ट में और प्रेजेंट में, बस पट धातु के, और किसी के मत याद करिए, बस इसके याद कर लीजिए। और आपको संस्कृत में इम्पोर्टेंट होता है बालक के रूप। बालक के रूप अगर आपको याद है, कुछ को तो बालिका के भी होंगे और कुछ को फल के भी होंगे, फल के या पुष्प के, आप किसी के भी याद कर सकते हैं। और आपको फल यानी ये तीन रूप आपको बस याद होनी चाहिए, बस आपको पट धातु के और बालक के रूप ये आपको याद होनी चाहिए। इनसे आप सेंटेंस बनाना कैसे सीख सकते हैं, वो आप वीडियो यूट्यूब पे बहुत सारी डल रखी है, उससे आप सीख सकते हैं। ये ज़्यादा बड़े लेक्चर्स भी नहीं होते, संस्कृत बहुत ईजी सब्जेक्ट है, आप लेक्चर्स देखिए और इन्हें याद कर लीजिए। ये ज़्यादातर आपके मेन इन्हीं से सेंटेंस बन जाते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं बनाने हमें, मैंने जैसे बताया। देन ग्रामर के सारे टॉपिक्स को पढ़ के जाना है, संधि में भी, समास में भी क्या क्या आ रहा है, कौन सी संधि आ रही है, द्विग संधि आ रही है, समास में कौन सा समास आ रहा है, प्रत्यय में कौन कौन से प्रत्यय आ रहे हैं, ढीप प्रत्यय, टाप प्रत्यय, कौन कौन से प्रत्यय आ रहे हैं, वो सारे आपको पता होने चाहिए। उसके लिए मैं आपको जो वीडियो सजेस्ट करूँगी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप एक बार सिलेबस की वीडियो अच्छे से देख लें। संस्कृत का जो सिलेबस है मैंने डाल रखा है अपने चैनल पे, आप उसे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप संस्कृत का सिलेबस पहले अच्छे से देखें, संस्कृत में आ क्या क्या रहा है वो आपको पता होना चाहिए, देन उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें सारा नहीं पढ़ना। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो संस्कृत आगे जाके लेंगे भी नहीं, सब संस्कृत को टाटा बाय बाय कर देंगे, कोई भी नहीं लेना चाहता ज़्यादातर संस्कृत, और कुछ ही का होगा बहुत पसंदीदा। तो संस्कृत को बस आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना, आपको जितना सिलेबस में दे रहा है उतना ही पढ़ो, ज़्यादा पढ़ के गलत कर दोगे वो सही नहीं है। एंड आपको सारे टॉपिक्स को पढ़ने के लिए, सारे चैप्टर को पढ़ने के लिए मैंने रिवीजन नोट्स भी दे रखे हैं। मैंने इवन संस्कृत के भी दे रखे हैं, तभी मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट कर रही हूँ। उसका वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उस वीडियो से जो संस्कृत के रिवीजन नोट डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे हर चैप्टर को हिंदी में भी समझा है और हर टॉपिक संधि, आपका समास, प्रत्यय सबको अच्छे से समझा रखा है आपको, और एग्जाम्पल के साथ आपको इतने एग्जाम्पल मिल जाएंगे पेपर में, उन्हीं में से आएगा, आपको ये इतना कन्फर्म रहो। तो आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा और एक बार ब्लूप्रिंट ज़रूर देख लीजिएगा। ग्रामर के सारे टॉपिक्स मैं आपको करवा दूँगी, संधि के, समास के, प्रत्यय के, जिससे आप उनके लिए तो टेंशन फ्री रहिए। आपका अभी 11 तारीख को एग्ज़ाम है एंड 11 तारीख से पहले हम सारे ही क्लियर कर लेंगे। देन प्रश्न निर्माण के क्वेश्चन आते हैं। मैंने अभी आपको गद्यांश के, चित्रवर्णम के और अनुवाद के, पत्र के क्वेश्चन बताया। अब प्रश्न निर्माण के क्वेश्चन में क्या करना है, प्रश्न निर्माण के क्वेश्चन ज़्यादातर सही कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में पता चल जाता है। जस्ट लाइक किस अस्मिन, अस्मिन आगे कोई भी सेंटेंस बता सकते, अस्मिन देश भारत अस्ति, कुछ हम ऐसे ही ले सकते हैं, अस्मिन देश भारत अस्ति, यानी हमारा देश भारत है। तो अस्मिन की जगह हमें क्या हो जाएगा, किसका देश, किसका देश, हमारा देश, तो अस्मिन की जगह कस्मिन। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसी ट्रिक से जो है वो क्वेश्चन प्रश्न निर्माण ले जाते हैं, उन्हें फुल मार्क्स भी मिल जाते हैं, यानी 4 नंबर का आएगा तो फुल मार्क्स मिल जाएंगे। बट फुल मार्क्स कहाँ मिल रहे थे अभी तक, आपको फुल मार्क्स मिल रहे थे अपने स्कूल में। बोर्ड के जो पेपर आपके चेक होते हैं वो आपको प्रेजेंटेशन ज़्यादा फोकस करते हैं। आपको जो प्रश्न निर्माण आप करेंगे, अगर आपका सही आंसर है
तो वो पूरा क्वेश्चन जो है यानी टोटल सेंटेंस आप ज़रूर लिखेंगे। ये नहीं कि जिसमें अंडरलाइन था जस्ट वो वर्ड लिख दिया बस, ये नहीं करना आपको। पूरा सेंटेंस और जो क्वेश्चन मार्क था उसके नीचे अंडरलाइन करके पूरा सेंटेंस, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी, क्योंकि आप एक आंसर से क्वेश्चन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आप क्वेश्चन मार्क तो लगाएंगे ही ना। तो ये आपको इम्पोर्टेंट रखना है आपको। और सारे क्वेश्चन वर्ड संस्कृत में किम, कान, केतु, कस्मिन और कस्य, ये सारे जितने भी आपके क्वेश्चन वर्ड्स हैं उन सब की मीनिंग आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, पता करो। इसका भी मैं आपको वीडियो में बता दूंगी और इसके भी मैं आपको एग्जांपल्स करा दूंगी। आपको सारे आपको पता होने चाहिए। देन अब हम श्लोक पे चलते हैं। श्लोक पे आपका एक क्वेश्चन आएगा, वो भी अथवा में आता है। दो श्लोक दे देंगे, दोनों में से कोई एक। श्लोक पे आपके जितने भी श्लोक वाले चैप्टर हैं, जो भी पोएम है जिनमें चैप्टर में श्लोक है, वो आपको चैप्टर्स अच्छे से पढ़ लेने हैं। हर श्लोक का हर एक श्लोक का मतलब पता होना चाहिए और हर श्लोक में हर एक वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। इस प्रकार से आपको पढ़ लेनी है। और जिसे पढ़ने के लिए मैंने सजेस्ट कर रखा है, वीडियो का करना है आपको, एंड देन आपको रीडिंग करनी है। और श्लोक में भी पहले श्लोक दे रखा होता है, फिर उसका अन्वय दे रखा होता है। उस अन्वय में ही आपको वर्ड्स फिल करने होते हैं, वो भी मंजूषा की हेल्प से। अब मंजूषा के वर्ड्स आपको देखने हैं। मंजूषा के वर्ड्स उस श्लोक में कहाँ लिखे हैं, यानी पहले आपको श्लोक ही दे रखा होगा, देन मंजूषा के वर्ड, तो और फिर उसका अन्वय आपको लिखना होगा। तो मंजूषा के वर्ड आपको श्लोक में मार्क करना है। पहला वर्ड यहाँ पे दे रखा है तो यहाँ पहला वर्ड मार्क कर लिया हमने। देन दूसरा वर्ड हमें दे रखा है, दूसरा वर्ड यहाँ मार्क कर लिया। अब उसके अकॉर्डिंग अन्वय भी तो उसी के अकॉर्डिंग होना। पहला वर्ड अगर हमारा यहाँ पे आ रहा है तो पहला वर्ड अन्वय में हम यहाँ लिख देंगे। दूसरा अगर नीचे आ रहा है तो दूसरा नीचे लिख देंगे। ये एक ट्रिक सी है, अगर आपको मीनिंग नहीं पता तो मैंने उसके लिए बताई है, अदरवाइज आपको मीनिंग करके ही करनी होती है। सबसे ज़्यादा जो है क्वेश्चन आता है घटनाक्रमानुसार। ये मैंने आपको जो ऊपर टिप बताई थी कि आपको रीडिंग क्यों करनी है, रीडिंग आपको घटनाक्रम अनुसार की करनी है, क्योंकि घटनाक्रम अनुसार आपका माइंड का क्वेश्चन होता है। आप बिना रीडिंग हर एक वर्ड का मतलब पता बिना इसे नहीं कर सकते। एक गलती हो जाती है, पूरा घटनाक्रम के नंबर कट जाते हैं, गलत हो जाते हैं। आपको क्या करना है, सब ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करनी है और घटनाक्रम की प्रैक्टिस करनी है, जिससे अब आपके सामने क्वेश्चन आ गया तब आप क्या करेंगे। आपके पास क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे 8 लाइन दे रखी हैं, आपको इन्हें अरेंज करना है। सबसे पहले आप चैप्टर फाइंड करेंगे, क्योंकि आपने रीडिंग कर रखी है, आप चैप्टर इजीली फाइंड कर लेंगे। किसी एक वर्ड से हमें पता चल रहा है कौन सा कैरेक्टर कौन सा चैप्टर है। चैप्टर फाइंड कर लिया, देन आप एरिया फाइंड करेंगे। अब एरिया आपको सर्कल का एरिया नहीं निकालना, इसमें वैसा वाला एरिया निकालेंगे, यानी ये जो 8 लाइन दे रखी है ये चैप्टर के कहाँ कहाँ से दे रखी है। अगर आपको चैप्टर, मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आपको स्टोरी लाइन कि किस वक्त क्या क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ, एक एक लाइन से पता होगा ना, तभी आप घटनाक्रम अनुसार, वो टिप मैंने इसीलिए दी थी। तो आपको देखना है कि आपका पहली लाइन कहाँ से है, दूसरी लाइन कहाँ से है, यानी आपको मार्क करना है कि ये नीचे वाले पार्ट से आई है या ऊपर वाले पार्ट से आई है, यानी चैप्टर की स्टार्टिंग से ये वाली लाइन है, चैप्टर के एंड से ये वाली लाइन है। ये आपको चैप्टर रीडिंग से पता चलेगा। देन रीड वन वर्ड स्टोरी लाइन, यानी कुछ ऐसे सेंटेंस होंगे ना तो जो आपको बिल्कुल ही नहीं आ रहे होंगे, यानी एक पहला वाला तो मार्क कर लिया कि ये आखिरी, मतलब अगर आपने ये मार्क कर लिया ये तो आखिरी में, तो आपने इसमें एंड लिख दिया। ये वाला भी एंड में लिख दिया, और आपको ये लगा कि ये स्टार्टिंग में, तो एस टी लिख दिया। ये भी स्टार्टिंग का लगा, ये भी एस टी लिख दिया। 2 लाइन बच गई तब भी, 3 लाइन बच गई जब भी, उन तीनों को छोड़ दिया। स्टार्टिंग में जो लगा इन दोनों में से सबसे पहले स्टार्टिंग, उसे 1 मार्क कर दिया। इन दोनों में से सेकंड स्टार्टिंग, दूसरा सेकंड मार्क कर दिया। फिर एंड में देखो कि इन दोनों में से सबसे एंड किस में लग रहा है, 6 में एंड लग रहा है, इसमें 5th में एंड लग रहा है। बाकी बीच के सेंटेंस देखो, फिर बीच की स्टोरी याद करो, बीच के फिर मार्क करो पॉइंट्स को, और ऐसे ही अरेंज करते जाओ, और ऐसे 1 मार्क के अकॉर्डिंग आप अपने नंबर अरेंज करके लिख दो, तो थोड़ा सा आपका पहले से बेहतर होगा और इसमें आप नंबर कटने के चांसेस भी कम होंगे। और इसे आपको ये नहीं कि जाके एक्सपेरिमेंट करेंगे बोर्ड के एग्ज़ाम में, 1-2 बार कुछ आपको घटनाक्रम लेने हैं, देन आपको खुद ही उसे करके देखने हैं। उसका आप कहाँ से लेंगे, आपको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आपको वीडियो दे दूँगी, आप वहाँ से
और मैं उसके आंसर डिस्क्रिप्शन में डालूँगी। डायरेक्ट आपको आंसर दिखा दूँगी तो आपको फिर करने का मन नहीं करेगा, इसलिए मैं उसके आंसर डिस्क्रिप्शन में डालूँगी। आपको उससे आपको पहले खुद सॉल्व करना है उस प्रीवियस ईयर पेपर को, देन आप उस डिस्क्रिप्शन से आंसर मैच करेंगे। आपको ये ध्यान रखना है, आपके घटनाक्रम में एक मिस्टेक करेंगे मतलब पूरा आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, विलोम और पर्ययवाची करने का क्या तरीका है। तो विलोम यानी आपको लास्ट चैप्टर में से आ जाता है कि इस शब्द का विलोम शब्द बताओ, तो विलोम शब्द या इस शब्द का पर्ययवाची शब्द बताओ। तो ये आपका अपठित गद्यांश में भी आ जाता है और ये आपका पठित गद्यांश में भी आ जाता है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको एनसीईआरटी की एनसीईआरटी यानी आपका जो बुक है, शेमोशी आपकी बुक है, उसमें जितने भी विलोम शब्द वाले क्वेश्चन है, पर्ययवाची शब्द वाले क्वेश्चन है, कोई एक ना एक क्वेश्चन हर चैप्टर में होगा ही आपके, उन सारे क्वेश्चंस को याद कर लो। उनके अलावा कोई आने वाला ही नहीं है आपका, वो आपको याद हो जाएंगे। उतने से याद करने में आपका एंड कुछ आपको अंडरस्टैंडिंग में रखने की, ऊपर का तो नीचे ही होता, तो ऊपर अगर हमें उच्चे लिखा है तो उच्चे का मतलब क्या होगा, ऊपर लिखा होगा, तो हमें क्या करना है, नीचे करना है तो नीचे लिख देंगे। तो कुछ तो अंडरस्टैंडिंग आपके बेसिस पे रहेगी एंड कुछ आप प्रैक्टिस कर लेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगी होगी। थोड़ी सी लॉन्ग हो गई तो आप अब प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी। जैसे मैंने बताया ग्रामर्स में आपको करवा दूँगी, आप मेरे चैनल पे जुड़े रहेंगे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, जिनके उन्हें भी पता चल जाए कि अगर वो इंग्लिश के एग्ज़ाम में या लैंग्वेज के किसी भी सब्जेक्ट में आपके अगर कम नंबर हैं तो वो रिप्लेस हो सकते हैं और वो रोएंगे नहीं और वो अच्छे से भी अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। और अगर फेल की कगार है तो वो बच जाएंगे। तो शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू बेबी गाइस।